हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट क्लास 10th। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस के पूरे आंसर्स। बट सर ये कौन सा चैप्टर होगा, ये कौन सी बातें करने वाले हैं और ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मैं ये कहूंगा कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सीबीएसई की बैकबोन है भाई। क्या है सीबीएसई की बैकबोन? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो भी क्वेश्चन दे रहा है आपके माइंड के वैल्यूएशन के लिए दे रहा है। तो दोस्तों एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नामकरण हो चुका है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपको पता है कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोगों ने कहां से कहां तक की कहानी याद करी थी। तो लगभग 6th सेंचुरी से लेकर हम लोग गए थे यहां पे 20th सेंचुरी तक के। अब आपको पूरा सिनारियो याद आ रहा होगा, कहां से शुरुआत हुआ, कहां ये खत्म हुआ। मतलब कि ये स्टार्ट होता है ईस्ट एशिया से, फिर आता है यूरोप और फिर आता है यहां पे इंडिया। तो अगर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको मेरा जो वन शॉट वीडियो है वो भी देखना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग में सारा चैप्टर जो है सामने आ जाए और आंसर देने में आसानी हो। सर ये हिस्ट्री के आंसर लिखने में बड़ी परेशानी होती है, करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो भाई, हमें एक ही बात याद रखना है कि किसी भी आंसर को रटना नहीं है, हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। और इसके बेसिक 3 पिलर्स होते हैं। किसी भी आंसर का सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर देन उसका कंटेंट लिखना होता है और आखिरी में लिखना होता है दोस्तों उसका कंक्लूजन। तो यही 3 बेसिक पिलर है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। बट ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाए तो आपको जो टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है दोस्तों, उसको लूज नहीं करना है। यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, अपने दिमाग में आपने जो भी याद किया था वो एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करिए और जैसे ही वो रिकॉल हो जाए तो उसका सिस्टम बना लीजिए। ध्यान से समझिएगा, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से जो पहले आते हैं आपको उसके लिए माइंड मेकअप कर लीजिए और माइंड मेकअप होने के बाद आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करिए। सीक्वेंस का टेंशन नहीं लेना है। तो क्या आप लोग मुझे इजाजत देते हैं कि हम लोग शुरुआत करें अब हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की? तो एक एक क्वेश्चन को पहले एंटायरली समझेंगे, आफ्टर दैट वी गो फॉर द आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों यहां पे हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलता है एनसीईआरटी क्वेश्चन में, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब ये बोल रहा है कि हर चीज के पीछे जो रीजन है वो आपको बताना है। बट रीजन के लिए सर क्वेश्चन देके रखे, कितने देके रखे सर? 4 क्वेश्चन देके रखे। बिल्कुल, हम लोग इन क्वेश्चन को रीड करेंगे और माइंड मेकअप स्टार्ट करेंगे। इनने पहला क्वेश्चन कहा, वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली कम टू यूरोप आफ्टर 1295। अब पहला क्वेश्चन आ गया और इसके पीछे आपको रीजन पूछा गया है। तो इसके पीछे की कहानी हम लोग पढ़े, क्योंकि हम लोग कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर? तो हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हिस्ट्री के लिए मतलब हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोग इमेजिन करते हैं यहां पे थोड़ा सा, चलिए इमेजिन करते हैं हम लोग यहां पे थोड़ा सा। तो यहां हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करते हैं दोस्तों कि वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। क्या बोलना चाह रहा है? तो इसके पीछे हम लोग कहानी को ले जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1295 में जो हमारे मार्को पोलो जी है, कौन है भाई? मार्को पोलो जी। कहां के थे ये मार्को पोलो जी? इटली के थे। कहां के थे दोस्तों? इटली के थे। ठीक है, ये कहां गए थे भाई? तो ये गए थे चाइना। कहां गए थे दोस्तों? ये चाइना। चाइना से ये आते हैं यूरोप, ठीक है भाई। और चाइना से यूरोप आने के बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है स्टार्ट होती है कहां पे? यूरोप पे। बट किसके कारण होती है ये स्टार्ट? तो ये नाम याद रखना है हम लोग को, मार्को पोलो। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है, क्यों कि हम लोग सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन और सब्सिडरी क्वेश्चंस की भी बात करते हैं। तो क्या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले यूरोप में आई? नहीं सर, सबसे पहले आई यहां पे ये चाइना में। और चाइना में यहां पे ये जो बुक सिस्टम चलता था इसको हम लोग बोलते थे अकॉर्डियन बुक सिस्टम। क्या बोलते थे दोस्तों यहां पे? अकॉर्डियन बुक सिस्टम। तो क्या सर सिर्फ चाइना में आई थी? नहीं, ये आई थी दोस्तों ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया को हम लोग कुछ इस तरीके से याद करते हैं, सबसे पहले चाइना, आफ्टर दैट जापान और आफ्टर दैट कोरिया। ठीक है भाई, तो ईस्ट एशिया से ये यूरोप पहुंचती है और यूरोप के बाद ये प्रिंट कल्चर जो है कहां पहुंचता है दोस्तों? इंडिया में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग अभी आंसर भी देने वाले हैं। चलिए दोस्तों यहां पे ध्यान से समझिएगा कि यहां पे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया कि भाई हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें
एक ही काम करना होता है कि क्वेश्चन पूरा रीड करना होता है और उसके पीछे जो कंटेंट है वो हमें याद करना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन द प्रेज ऑफ इट। क्या मार्टिन लूथर किंग ने प्रिंट का फेवर किया और उसने इसकी चर्चा करी? हाँ, मार्टिन लूथर किंग ने चर्चा तो करी, बट मार्टिन लूथर किंग किसके अगेंस्ट में था सर? तो वो आरसीसी के अगेंस्ट में था। यह आरसीसी क्या है सर? तो रोमन कैथोलिक चर्च है। इसने सबसे पहले क्या करा सर? तो इसने बाइबल में चेंजेस करे। उसने कहा कि बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस इसमें लिखी हुई है, तो इसके लिए इसने लिखी यहां पे 95 थीसिस। क्या लिखी भाई? 95 थीसिस। तो इस तरीके से हमें मार्टिन लूथर के बारे में याद रखना है। ये थोड़े से फैक्ट मैंने बताया, हम लोग आंसर को अभी भी डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सब्र के साथ बैठिए, आपके सारे क्वेश्चन मल्टीपल अप्रोच के साथ यहां पे सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, द रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग। अब ये रोमन कैथोलिक चर्च कब आ गया भैया सिस्टम में? तो ये 16th सेंचुरी में आ गया। अब ये 16th सेंचुरी में जब आया तो इसके अगेंस्ट में दो लोग आते हैं। एक तो आता है मार्टिन लूथर, और जो दूसरा नाम निकल के आता है वो आता है मेनोचियो। तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा, ये दोनों ही चाहते थे कि इस सिस्टम में पूरा का पूरा चेंज हो जाए। इसके कारण रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने क्या करा, एक इंडेक्स निकाली प्रोहिबिटेड बुक्स की। जिस बुक को यहां पे प्रिंट नहीं होना चाहिए उन बुक्स को नाम दिया गया दोस्तों यहां पे प्रोहिबिटेड बुक्स। क्या नाम दिया गया दोस्तों? यहां पे प्रोहिबिटेड बुक्स। ओके, फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। और जो प्रोहिबिटेड बुक्स है कब आई भाई? मिड 16th सेंचुरी में आई। तो वो क्या सिस्टम था ये हम लोगों को इसके रीजन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। अब मोहनदास करमचंद गांधी जी को हम लोग अगर यहां पे रिलेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से रिलेट करना पड़ेगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है 1915 में इंडिया आते हैं। सर कहां से आते हैं? तो सर ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। अब इनके रहने की कोई जगह थी क्या? नहीं सर, कोई रहने की ऐसा तो जगह नहीं थी। तो इनने रहने की जगह बना दी जिसको हम लोग बोलते हैं साबरमती आश्रम। ठीक है, इसके बाद इनने 1916, 1917, 1918 तीन रिवॉल्ट किए यहां पे दोस्तों। हम लोग को तीनों रिवॉल्ट को भी याद करना है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंटर रिलेट करना है हम लोगों को सारे आंसर्स के साथ। तो ये सबसे पहले 1916 में क्या करते हैं भाई? तो इंडिगो रिवॉल्ट करते हैं। उसके बाद ये खेड़ा रिवॉल्ट करते हैं और उसके बाद ये अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए रिवॉल्ट करते हैं। अच्छी बात ये थी कि तीनों में ही इनको क्या मिलती है दोस्तों? सक्सेस मिलती है। और ये 1919 में स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद 1920 में ये करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं यहाँ पे? तो ये करते हैं खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये इतने से फैक्ट जो है गांधी जी के बारे में भी हम लोग को याद करना है। तो पूजनीय बापू जी क्या कहते हैं भाई? गांधी जी सेड द फाइट फॉर स्वराज। स्वराज का मतलब होता है अपनी धरती पे अपना राज, कहलाता है यहां पे स्वराज। तो गांधी जी कहते हैं कि फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर द। अब ये लड़ाई है किस चीज की? तो सबसे पहले बोलते हैं लिबर्टी। लिबर्टी का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों यहां पे फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसको इसमें स्पीच में भी ले सकते हैं हम लोग, घूमने फिरने के लिए भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी ले सकते हैं और हमारे एक्सप्रेशंस और थॉट्स के लिए भी रख सकते हैं। तो लिबर्टी ऑफ क्या होना चाहिए दोस्तों? मतलब फ्रीडम किसकी मिलनी चाहिए? स्पीच की मिलनी चाहिए। बट अगर मान लेते हैं हम कंट्री के अगेंस्ट में बोलेंगे तो इसको हम लोग लिबर्टी ऑफ स्पीच नहीं बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो हमें सब कुछ दे रहा है उसके अगेंस्ट में बोलोगे तो इसको फ्रीडम नहीं कहते। हाँ, अगर आप पे कोई एट्रोसिटीज हो रही है, कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में बात करना कहलाता है भाई क्या भाई? लिबर्टी ऑफ स्पीच। मतलब कि उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो सब सुनेंगे। और इसके लिए हमारे यहां बनाई गई है जुडिशियरी बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट सिस्टम। चलिए आगे बोलता है लिबर्टी ऑफ प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी चीज हो रही है वो बिना सोचे समझे छापी जाए। मतलब कि यहां पे न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स में सारी बातें छापी जाए। कंट्री के प्लस और कंट्री के माइनस दोनों बताया जाए, गवर्नमेंट के प्लस गवर्नमेंट के माइनस दोनों बताया जाए। क्यों? क्योंकि कंट्री किससे चलती है? तो यहां पे हमारी कंट्री जो चलती है, क्योंकि हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी कंट्री वी द पीपल ऑफ इंडिया से चलती है।
मतलब हम सब के थ्रू चलती, जब हम सब के थ्रू चलती है तो हमें जानने का अधिकार भी है कि देश में हो क्या रहा है, हमारे पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है, हम टैक्स तो भरे जा रहे हैं मगर उस पैसे का कहां इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो वो प्रेस के थ्रू पता चलेगा, और प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, सबसे आसान तरीका। आगे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप लोग ग्रुप बना सकते हैं बट विदाउट आर्म्स आप लोग ग्रुप बना सकते हैं। गांधी जी का भी कहना यह था कि यहां पे मैं जो भी ग्रुप बना रहा हूं, जो भी सत्याग्रह कर रहा हूं, उसमें मैं किसी भी तरीके का आर्म्स इस्तेमाल नहीं करने वाला, मतलब नॉन वायलेंस पॉलिसी जो थी हमारे पूजनीय बापू जी की थी। तो इस तरीके से दोस्तों ध्यान से समझिए, मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको समझाए और आपके दिमाग में 360 डिग्री एनालिसिस आना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या डेटा होगा। तो पहले इसमें हम लोगों के पास होगा मार्को पोलो से रिलेटेड, मार्टिन लूथर में होगा हमारा 95 थीसिस से रिलेटेड, रोमन कैथोलिक चर्च में हम लोगों को यह याद रखना है कि इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स क्या था, कैसे इन बुक्स को लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, गांधी जी का जो कहना था किस पे भाई, स्पीच फ्रीडम और यहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, क्या कहना था ये हम लोगों को यहां पे बताना है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोगों ने अब 360 डिग्री एनालिसिस कर लिया क्वेश्चन का। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों यहां पे आंसर्स पे। किस पे आते हैं दोस्तों हम लोग? यहां पे आंसर्स पे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मतलब रीजन दे रहे हैं, वुड ब्लॉक प्रिंट वाज इन्वेंटेड अराउंड द 6th सेंचुरी इन चाइना। अब ये 6th सेंचुरी इन चाइना का मतलब सर आंसर में तो ये 6th सेंचुरी लिख दिया बट हमें तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। तो 6th सेंचुरी का मतलब दोस्तों ये हुआ कि 6th सेंचुरी जो है वो स्टार्ट होती है यहां पे, देखो पहला पॉइंट याद रखो, 501 से लेके 599 एडी और वी कैन राइट इट सीई, कॉमन एरा। ठीक है भाई, चलिए तो ये याद रखिएगा मेरी बात को। ओके आगे क्या बोलता है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड अराउंड द 6th सेंचुरी इन चाइना, और ये चाइना में कब आई? तो सेकंड पॉइंट सर 594 एडी में। ओके यहां पे जो सिस्टम था इसको क्या बोलते थे सर? तो अकॉर्डियन बुक सिस्टम बोलते थे। चलिए ये एक और फैक्ट याद हो गया मुझे। आगे बढ़ते हैं, इट केम टू यूरोप अलोंग विद द मार्को पोलो। यूरोप में किसके थ्रू आता है? तो सर ये आता है मार्को पोलो के थ्रू। किसके थ्रू आता है? मार्को पोलो। अब इसमें एक और फैक्ट हम लोग जोड़ देते हैं सर, थर्ड फैक्ट क्या है? ये मार्को पोलो था कहां का सर? ये तो इटली का था। चलिए ये अच्छी बात है, एक और आंसर हमारा याद हो गया। उसके बाद कब आया सर? तो 1295 में आया। 1295 का मतलब कौन सी सेंचुरी भाई? तो ये हुई सर 13th सेंचुरी। कौन सी हुई दोस्तों यहाँ पे? ये 13th सेंचुरी। चलिए मार्को पोलो रिटर्न टू इटली, भाई चाइना गया, घूम फिर के मस्त चाय वाय पी के वापस कहां आ गया भाई? ये इटली आ गया। आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, बट उसने पूरा चाइना घूमा, समझा कि पूरे चाइना में क्या हो रहा है, कैसे प्रिंट हो रहा है, किस तरीके से ये लोग वुड ब्लॉक को करते हैं, किस तरीके से रबिंग स्टार्ट करते हैं, ये सब वो सीखता है वहां पे। एंड ही ब्रॉट नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और वो क्या लेके आता है अपने साथ भाई? तो वो लेके आता है सर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, जिसको हम लोग सम टोटल में क्या बोल रहे हैं दोस्तों? यहां पे नॉलेज लेके आता है विद हिम ऑन हिज रिटर्न। तो वो आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, वो लेके आता है स्किल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज। किसका स्किल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज लेके आता है सर? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर का ये जो एक पार्ट है वो पूरा कवर कर रहे हैं दोस्तों। हम लोगों ने देखो क्या क्या कवर कर लिया, कौन सी सेंचुरी कहां से कहां तक के चल रही है। अब चाइना में कब हुई ये बात? तो 594 एडी में हुई। ये जो मार्को पोलो था वो कहां का था? यूरोप में भी किस शहर का था? तो भैया इटली का था। क्या लेके आया वो 13th सेंचुरी में? तो वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यहां पे लेके आया। मेरे ख्याल से ये आंसर पूरा विद रीजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो डरने की कोई नहीं है बात, क्यों? क्योंकि मैं हूं आपके साथ। तो अपन ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का हमें रीजन जो है यहां पे समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां पे देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है यहां पे? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन मार्टिन लूथर किंग से रिलेटेड था। अब मार्टिन लूथर किंग ने किसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करी थी? तो सर आरसीसी के अगेंस्ट में वॉइस रेज करी थी। कितनी थीसिस लिखी सर? तो 95 थीसिस। मतलब उसने 95 स्टेटमेंट में बता दिया कि क्या क्या चीजें आरसीसी जो कर रहा है वो गलत है। चलिए अब हम लोग यहां पे रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। मार्टिन लूथर वॉज अ ग्रेट रिलीजियस रिफॉर्म
ठीक है। अब ये रिलीजियस रिफॉर्मर का क्या मतलब होता है, वो धर्म में क्या करता था भैया, किसी भी चीज के पीछे रीजन पूछता था। ये बहुत सही बात है भाई, कि भाई रीजन पूछ लो आप। ओके, तो मार्टिन लूथर एक्चुअली प्रोफेशनली देखा जाए तो वो प्रीस्ट था। क्या था भाई, प्रीस्ट, ठीक है ना। प्रीस्ट को हम लोग यहां पे धर्म गुरु भी बोल सकते हैं। चलिए, रिलीजियस रिफॉर्मर था, बट वो था कहां का सर, ये जर्मनी का था। कहां था, जर्मनी का था। तो ये पहली बात हो गई कि ये प्रीस्ट था, और दूसरी बात ये हो गई यहां पे कि वो कहां का था सर, तो ये जर्मनी का था। आप ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे ही इटली में क्या आया भाई, 1295 में मार्को पोलो जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेके आते हैं। इटली के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में धीरे धीरे करके ये प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो फैलने लगती है और जर्मनी पहुंचती है। कहां पहुंचती है दोस्तों, जर्मनी पहुंचती है, और फिर रेस्ट ऑफ द यूरोप में ये घूमना शुरू कर देती है। इन 1517, ईयर याद रखिएगा भैया, 1517, 1517, कैसे याद करना है भैया, मार्टिन लूथर 1517, ठीक है। ही रोट 95 थीसिस, मतलब कि इसने 95 सेंटेंसेस में बता दिया कि क्या यहां पे ये जो आरसीसी कर रहा है वो गलत है। दैट क्रिटिसाइज्ड द करप्ट प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर ने करा क्या, तो उसने वॉइस रेज करी सर। क्या करा, थर्ड पॉइंट, उसने वॉइस रेज करी। अब ये वॉइस रेज करने को मैं एक और चीज बोल सकता हूं दोस्तों यहां पे, और क्या किया सर इसने, तो इसने रेबेल किया। और क्या किया सर, इसने यहां पे रिवॉल्ट करने की कोशिश करी। अब ऐसा कोई करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, वहां से भगाया जा सकता है, मतलब उसको एग्जाइल्ड भी किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए, प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, तो यहां पे फोर्थ पॉइंट में मैं याद करता हूं मार्टिन लूथर वर्सेस आरसीसी। आरसीसी क्या कर रहा था सर, करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा था, और मार्टिन लूथर ने क्या करा सर, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में क्या करी सर, वॉइस रेज करी, ठीक है। कब से वॉइस रेज करी, तो 1517 से करी। उसने क्या लिखा सर, 95 थीसिस लिखी। चलिए, यहां तक के रीजन अपने को याद हो गया, क्या आगे बढ़ते हैं। वेरी सुन थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ लूथर राइटिंग वर प्रिंटेड। अब यहां पे थाउजेंड्स ऑफ कॉपी तो बोल रहा है, बट शुरुआत में यहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 5 में यहां लिख देता हूं भाई, तो समझने में आसानी रहेगी आप लोगों को। चलिए, पॉइंट नंबर 5, तो शुरुआत में इसने 300 प्रिंट्स को छापा, ठीक है। और करते क्या थे, तो ये चर्च के गेट पे ये जो अपनी बातें थी, इसको ये यहां पे कीलों से ठोक के आ जाते थे। तो लोग पढ़ते थे, लोग पढ़ते थे, तो भैया वो अब क्या करेंगे, मार्टिन लूथर की बात अच्छी लगी उसको, तो वो मार्टिन लूथर का सपोर्ट करेंगे। मतलब कि यहां पे 6 पॉइंट आ गया सर, कि वो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मार्टिन लूथर भी क्या कर रहा है सर, यहां पे प्रोटेस्ट ही तो कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। चलिए भाई, तो ये आंसर के साथ हम लोग 360 डिग्री अप्रोच में बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपीज ऑफ लूथर राइटिंग वर प्रिंटेड एंड रेड वाइडली। धीरे धीरे करके ये प्रिंट भी होने लग गई, और ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय रियलाइजिंग द पावर ऑफ प्रिंटिंग। बट अब मार्टिन लूथर को समझ में आ गया कि मैं कितना भी बोल लूं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पढ़ने के लिए भाई एक तो नॉलेज भी एनरिच करना होता है, दूसरा आपको डिसीजन मेकिंग भी यहां पे बनानी पड़ती है। तो जब ये पावर ऑफ प्रिंटिंग का ये जो लॉजिक समझ में आया मार्टिन लूथर को, तो इसने कहा यार लोगों तक के और कॉपीज पहुंचाना शुरू करो, एंड वाज ग्रेटफुल टू इट। ही कंसीडर प्रिंट एज द अल्टीमेट गॉड ऑफ गिफ्ट। इसने एक नाम दिया कि जो प्रिंट है वो अल्टीमेट गॉड ऑफ गिफ्ट है भाई, मतलब कि ये तो सब कुछ है। ओके, ब्रह्मास्त्र मानता हूं मैं इसको, ये मार्टिन लूथर कह रहे हैं। ओके, दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन, जिसके कारण यहां पे सारे सिस्टम में चेंज करने की बात की जाती है। दैट इज नोन एज रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन का मतलब यहां पे हम लोग समझे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रिफॉर्म मतलब जो चीजें बनी हुई है उसको दोबारा से बनाने का जो मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज रिफॉर्मेशन मूवमेंट। बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों, तो उनके अगेंस्ट में बात करनी पड़ेगी। अगेंस्ट में बात करने के लिए हमें रेबेल करना पड़ेगा, रिवॉल्ट करना पड़ेगा, या वॉइस रेज करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे इसको, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक
आउट इन प्रेज ऑफ इट। इसीलिए जो सब कुछ है वो मार्टिन लूथर किसको मानता है, यहां पे प्रिंट को मानता है, और इसी के लिए क्या करता है वो वॉइस भी रेस करता है। मेरे ख्याल से ये रीजन आपको सही लगा होगा, और यहां पे हम लोगों ने 360 डिग्री में पूरे आंसर को समझने की कोशिश करी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम तक के ये काम आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं भैया, थर्ड क्वेश्चन का जो रीजन है वो हम लोग यहां समझेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो रोमन कैथोलिक चर्च की बात यहां पे की गई थी। रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो प्रोहिबिटेड बुक्स को यहां पे लॉन्च करता है। सर ये लॉन्च क्यों कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कमियां तो होगी, तभी वो दूसरी किताबों में कमियां निकाल रहा है और अपने सिस्टम को अच्छा बता रहा है, ठीक है। तो रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। तो अब ये रोमन कैथोलिक चर्च क्या बता रहा है भाई, कि बहुत सारी बुक्स जो है वो काम की नहीं है, इन बुक्स को क्या है हमें हटा देना चाहिए, ठीक है सर। ये बुक्स को हम लोग हटा देंगे, कोई बात नहीं, अब आप इन बुक्स की क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या निकाला भैया, प्रोहिबिटेड बुक्स की पूरी लिस्ट निकाल दी। फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी, सर ये 16th सेंचुरी समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं बच्चों, यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 16th सेंचुरी का मतलब हुआ यहां पे 1501 से लेके 1599। अब यहां पे मिड का मतलब हो गया 1550 से लेके 1599 के बीच का जो भी काम होगा वो सब किस में आ जाएगा सर, ये तो मिड किस में आएगा, 16th सेंचुरी में। बिकॉज इट्स अथॉरिटी वॉज बीइंग टू पुट इन डेंजर, बट उसको ऐसा लगा कि जो मुझे अथॉरिटी दी गई है अब वो डेंजर में आ रही है। तो कोई भी बाहुबली और उसको लगने लगे कि मैं ये इलेक्शन हारने वाला हूं, ये मैं रेस हारने वाला हूं, तो वो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स यूज करता है। तो इनने यही टैक्टिक्स दोस्तों यूज करी कि प्रोहिबिटेड बुक्स की पूरी लिस्ट यहां पे निकाल दो। सेवरल इंडिविजुअल एंड डिस्टिंक्टिव रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ द फेथ प्रमोटेड बाय इजिली एक्सेसिबल पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो लिटरेचर है वो तो अच्छी है, बट उसमें से भी कुछ लिटरेचर जो है अच्छी नहीं है। जब लिटरेचर अच्छी नहीं होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बैन करना पड़ेगा। उस बैन करने का सिस्टम ही जो कहलाता है वो कहलाता है इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। ओके, टू सप्लीमेंट इट्स इंक्यूजन द एंड रिप्रेशन ऑफ हेरिटिकल आइडियाज, द रोमन कैथोलिक चर्च एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द पब्लिशर्स। उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो रिलीजियस सिस्टम है वो अब डेंजर में आने वाला है, तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी यहां पे करना पड़ेगा। अब स्ट्रिक्ट कंट्रोल करोगे किस पे, तो भाई बुक छापने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग यहां पे, पब्लिशर, और इसको बेचने वाले को क्या बोलते हैं, बुक सेलर। तो स्ट्रिक्टली किस पे एक्शन लेना पड़ेगा, तो पब्लिशर के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा या तो बुक सेलर के खिलाफ एक्शन यहां पे लेना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बिगेन टू कीप एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स इन 1558। तो 1558 में ये क्या लॉन्च कर देते हैं सर, तो प्रोहिबिटेड बुक्स की जो इंडेक्स है उसको यहां पे लॉन्च कर देते हैं। बट ईयर बाय ईयर हम लोगों को सारी चीजें याद करते हुए चलना है। तो अभी तक के हम लोगों ने कुछ ईयर्स याद करे हैं। सबसे पहले 1295 की मैं बात कर लेता हूं, दूसरा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों 594 एडी की बात कर लेता हूं सर, यहां पे इसको मैं सीई भी लिख सकता हूं यहां पे। फिर मैं बात कर लेता हूं सर यहां पे 1517 की, फिर मैं बात कर लेता हूं यहां पे अभी ये देखिए 1558 हमारे सामने आ गया। अब यहाँ इवेंट क्या क्या हुए सर, तो 1295 में कौन आया था भैया, मार्को पोलो आया था। कहाँ का था, इटली का था। कहाँ गया था सर, चाइना गया था। 594 एडी में चाइना में अकॉर्डियन बुक सिस्टम यूज किया जाता था, जहां पर रबिंग पेपर किए जाते थे, ठीक है भाई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम होता था। 1517 में क्या हुआ सर, तो ये जो मार्टिन लूथर किंग है इसने वॉइस रेस करी, किसके अगेंस्ट में, तो आरसीसी के अगेंस्ट में यहां पे करी। और 1558 में क्या होता है सर यहां पे, तो ये जो प्रोहिबिटेड बुक्स है उसकी इंडेक्स को यहां पे लॉन्च किया जाता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन में बैक्स जो हम लोगों ने पूरे क्वेश्चंस करे हैं उसका भी क्विक रिवीजन यहां पे करते हुए चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आपको काम आने वाला है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे भाई। अब क्या हुआ भाई, तो हमारी तीन चीजें तो हो गई। अब हम लोग हमारे पूजनीय बापूजी के बात पे आते हैं कि उनने किस तरीके की लिबर्टी की बात करी है। चलिए, तो हम लोग फोर्थ रीजन की बात करेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी। अब ये अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे, इनने किस किस की बात करी।
तो ये बोलते हैं लिबर्टी ऑफ स्पीच की बात करें, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए हमें। दूसरा, लिबर्टी ऑफ प्रेस मिलना चाहिए, जो भी एक्चुअल में हो रहा है उनकी इंफॉर्मेशन हम तक के पहुंचना जरूरी है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग तो अवेयर ही नहीं हो पाएंगे। जब हम लोग अवेयर नहीं हो पाएंगे तो हमारे डिसीजन नहीं हो पाएंगे। अब जब डिसीजन नहीं हो पाएगा तो ये कंट्री चलाएंगे कैसे, कैसे चलेगी ये सारी कंट्री, ये सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे थे। इसीलिए गांधी जी ने सबसे पहले बोला लिबर्टी ऑफ स्पीच। क्या बोला दोस्तों, लिबर्टी ऑफ स्पीच। नंबर 2 बात कर रही हूं उनने लिबर्टी ऑफ प्रेस, ठीक है। और तीसरी बात कर रही उनने एसोसिएशन की। तो इनने 3 तरीके से फ्रीडम की बात करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर बोला प्रेस, और तीसरा बोला एसोसिएशन। तो गांधी जी बोल रहे थे भाई कि क्या हम लोग स्पा जाके रिफ्रेश हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, गांधी जी ने कहा कि स्पा जाके रिफ्रेश होके आ जाओ। यहां पे एस का मतलब है स्पीच, पी का मतलब है यहां पे आपका प्रेस, और ए का मतलब है दोस्तों यहां पे एसोसिएशन। तो गांधी जी ने क्या बोला, स्पा जाके फ्रेश हो जाओ। एस का मतलब हो गया यहां स्पीच, पी का मतलब हो गया यहां पे प्रेस, और ए का मतलब हो गया यहां पे दोस्तों एसोसिएशन। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, वेयर 3 मोस्ट पावरफुल वेपन, इनने कहा यही 3 ब्रह्मास्त्र है। तो हम लोग याद करने के लिए भी बोल सकते हैं कि सर यहां पे ये जो त्रिशूल है, ये जो त्रिशूल है इसके भी 3 साइड होते हैं। तो ये हो गया पहला एस, दूसरा क्या हो गया दोस्तों पी, और ये क्या हो गया ए। तो ये त्रिशूल के 3 साइड गांधी जी ने कहे कि इसी से क्या कर सकते हो, सामने वाले जो क्रुएल्टी कर रहे हो उसको आंसर दे सकते हो। किससे कर सकते हो सर, एस पी ए। एस का मतलब स्पीच, पी का मतलब हो गया क्या दोस्तों यहां पे प्रेस, और ए का मतलब क्या हो गया एसोसिएशन। याद हो गया क्या यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन। अब हम लोग यहां पे ये तो समझ गए कि ये पावरफुल वेपन है किस चीज का, एक्सप्रेस करने का, अपनी बात रखने का। दूसरा यहां पे बोलता है कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन, और लोगों को सोचने पे मजबूर करने का। देखो भाई, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं टेल। अगर सर ये सिक्का खड़ा हो गया तो फिर खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग डिसीजन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आंसर रटते ही नहीं है सर, हम लोग आंसर्स को समझते हैं और एक आइडियोलॉजिकल आंसर भी हम लोग कर पाते हैं। तो एसपीए याद हो चुका है हम लोग को। तो लोगों को सोचने पे मजबूर किया, और जब लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है एक रिवॉल्ट तो बनता है दोस्तों। नो नेशन कैन सर्वाइव विदाउट दीज 3 परक्यूसाइड्स, मतलब ये 3 फैसिलिटी के बिना, ये 3 हथियारों के बिना कोई भी नेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी बहुत सही थी भाई एसपीए की। ओके, इफ अ कंट्री वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। अब ये फॉरेन डोमिनेशन का मतलब क्या हुआ सर, यहां पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। सर ये फॉरेन डोमिनेशन क्या होता है, चलो समझते हैं बेटा। फॉरेन डोमिनेशन का मतलब होता है कोई भी दूसरी कंट्री जब हमें एक कॉलोनी बना लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, हम यहां बात कर रहे हैं कि लगभग 1600 से ब्रिटिशर्स का यहां पे आना बढ़ गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स अपने आप को मान रहे हैं यहां पे रूलर, और हमें मान रहे हैं एक कॉलोनी। ठीक है भाई, तो ये हो गए ब्रिटिशर्स और ये हो गए इंडियंस। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग कौन बन गए भाई, इंडिया जो बन गई वो क्या बन गई यहां पे, बी रूलर मतलब ब्रिटेन, और ये आई का मतलब हम लोग कॉलोनी बन गए। ठीक है, चलिए, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं सर, यहां पे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे, कॉलोनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेन डोमिनेशन है उसको यहां पे खत्म करने के लिए हमारे पास 3 हथियार है। क्या है सर, 3 हथियार है एसपीए, और ये तीनों हथियार हमें फ्रीडम दिलवा सकते हैं, मतलब स्पीच, प्रेस और दूसरा एसोसिएशन। अगर ये नहीं मिले तो हमारा देश आजाद नहीं हो पाएगा। ये किसके थॉट्स हैं, तो ये थॉट्स है दोस्तों गांधी जी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ कंट्री वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन देन दीज 3 लिबर्टीज। लिबर्टीज का मतलब क्या हो गया दोस्तों यहां पे, फ्रीडम, मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से फ्री कर देना ताकि आप अपनी कंट्री के लिए बहुत बेहतर से बेहतर सोच सको। आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा इंटायरली सॉल्व किया। बट सर आपने सॉल्व तो करवा दिया, हमें याद नहीं हुआ। अब हमें याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई,
जब मैंने कह दिया कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ही टारगेट है हमारा। क्या है सर वो टारगेट? तो टारगेट का नाम है 80 में से 80। अब की बार हमारी सरकार 80 और 80 पार। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपसे कहा ईयर में सबसे पहले 594 एडी याद कर लीजिए, दूसरा ईयर मैंने बोला आपको 1295 याद कर लीजिए, तीसरा मैंने बोला आपसे 1517 याद कर लीजिए, चौथा मैंने बोला आपसे 1558 याद कर लीजिए। अगर ये चारों याद हो गए हैं तो फिर तो हमारा बेड़ा ही पार हो गया सर। और गांधी जी ने कहा कि हमें एक त्रिशूल चाहिए और त्रिशूल में SPA लिखा हुआ था। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने आ गए। सर अभी भी याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलिए 594 एडी में चाइना में अकॉर्डियन बुक सिस्टम आता है, ये याद हो गया क्या दोस्तों? 1295 में क्या आ गया? तो मार्को पोलो आ गए सर। और मार्को पोलो कहां के थे सर? इटली के थे। वो क्या लेके आए? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी लेके आए। कहां से? चाइना से इटली। कहां से लेके आए? चाइना से इटली। इटली मतलब यूरोप। चलिए 1517 में क्या हुआ सर? तो ये जो मार्टिन लूथर थे उनने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और उनने 95 थीसिस भी लिखी। 1558 में क्या हुआ सर? तो ये जो प्रोहिबिटेड बुक्स थी इनकी लिस्ट निकल जाती है दोस्तों। चलिए ये याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है दोस्तों। तो भाई क्या यहां पे मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? क्या आपको याद करना आसान लग रहा है? बेटा आप बिल्कुल लोड मत लीजिए, आपको लोड लेना ही नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर तक के ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ाई के साथ हम कर क्या रहे हैं? पढ़ाई को बर्डन नहीं मान रहे, पढ़ाई के साथ हम लोग नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। मैं याद करने के तरीके जो है वो पूरे आपके चेंज करने वाला हूं यहां पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा हम लोग एंटायरली कंप्लीट कर चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने की अगर आप इजाजत दें तो मैं जाता हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंटायरली आपके दिमाग में बैठ चुका है, एग्जाम में आएगा तो याद रहेगा। 594 एडी याद रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा सर। 1295 याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। 1517 याद रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा सर। और 1558 याद रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा सर। गांधी जी ने बोला त्रिशूल मारना पड़ेगा। त्रिशूल का मतलब 3 वर्ड्स भाई, कौन कौन से? SPA। एस का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ भैया प्रेस, और तीसरा वाला क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए आप इजाजत दे रहे हैं तो मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो अब मैंने आपसे कहा था कि किसी भी क्वेश्चन के अप्रोच के लिए हम लोगों को 3 ही रूट पिलर्स याद रखने। वो क्या होते हैं सर? किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है। क्या है सर? तो सबसे पहला जो है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट पता होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कंक्लूजन होना चाहिए। मतलब ICC अगर आपको याद है तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लोड लेने वाली बात नहीं है। चलिए तो मेरे ये कुछ टिप्स को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है, राइट शॉर्ट नोट्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट इट। ठीक है भाई, शॉर्ट नोट लिखना है। मतलब मान लीजिए आप कि ये 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। इसका मतलब हो गया 3 से 5 लाइंस में ये आपका कंटेंट जो है वो आ जाना चाहिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गुटेनबर्ग प्रेस की। अब ये जोहान गुटेनबर्ग की बात कर रहे हैं। जोहान गुटेनबर्ग जो है बहुत सारी चीजों में स्पेशलिस्ट था। उसको ऑलिव प्रेस जो बोलते हैं सिस्टम वो पता था, गोल्ड स्मिथ था वो, ठीक है। और उसको ट्रिंकेट सिस्टम, लेड माउल्ट का जो ट्रिंकेट सिस्टम होता है वो भी पता था। तो उसने ये जो स्पेशलिटी उसके पास थी, उसको जो चीजें आती थी वो सब उसने प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी में लगाई। एरामस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक्स, इसका क्या आइडिया था? ये क्यों अगेंस्ट में बोलना चाहता था? कहां का था? तो ये सर लैटिन एरियाज का था। और इसने क्या प्रोटेस्ट किया ये हम लोगों को बताना है। यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सीधा सीधा मतलब हुआ कि प्रेस पे हम लोग बैन कर दे, सेंसरशिप राइट जो है वो हम लोग अपने पास रख ले। और कब आया सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो 1878 में आया दोस्तों। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन का हम लोगों के पास रिकॉल सिस्टम जो है चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ रखा है वो तो आ चुका है। अब जब आ
चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आंसर को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको समझे, गुटनबर्ग प्रेस, जोहन गुटनबर्ग मैंने आपसे कहा था। चलिए समझते हैं। इट वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, मतलब फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का यह मतलब है कि यूरोप में जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं वो है जोहन गुटनबर्ग। कौन है भाई यहाँ पे, जोहन गुटनबर्ग। इतना याद हो गया क्या, आगे बढ़ सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दैट वाज डेवलप्ड बाय जोहन गुटनबर्ग। ओके, ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन अ लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, मतलब उसका जो बचपना बीता था वो एक एग्रीकल्चर एरियाज में बीता था। एग्रीकल्चर का मतलब सीधा सीधा हो गया भैया कि जमीन से कनेक्टेड इंसान को सारी चीजें प्रैक्टिकली पता होगी। भाई आज हम लोग क्या करते हैं, हर चीज के लिए गूगल सर्च कर लेते हैं, बट वहां पे उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसी अप्रोच नहीं थी, तो उनको सारी चीजें नेचुरली ही फाइंड करनी पड़ती थी। मतलब जिसमें मेहनत तो बहुत लगती थी मगर उनके पास उन चीजों का परमानेंट नॉलेज था। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड थी मगर नॉलेज जो थी उन लोगों की अनलिमिटेड थी। तो जोहनबर्ग जो है वो किससे रिलेटेड होता है, तो वह एग्रीकल्चर एस्टेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड हैज अ गुड एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग ऑलिव एंड द वाइन प्रेसेस, उनको ये पता था कि ऑलिव और वाइन को प्रेस कैसे किया जाता है, उससे ऑयल कैसे निकाला जाता है, ये टेक्नोलॉजी उनको आती थी। पहला पॉइंट क्या याद रखना है भैया कि ऑलिव एंड वाइन प्रेस का नॉलेज था किसके पास सर, तो जोहन गुटनबर्ग के पास था। ये जो है स्पेशल बात हो गई यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है बाय 1448 ही डेवलप्ड अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑलिव एंड वाइन प्रेसेस, बट उसने कहा कि समय ज्यादा लगता है और प्रोडक्शन कम होता है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और इन्हें नया सिस्टम मॉडिफाइड वर्जन निकाला। किसके लिए? ऑलिव और वाइन प्रेसेस के लिए। विद दिस न्यू प्रिंटिंग प्रेस द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज बाइबल, और उसने सबसे पहली जो बुक छापी वो थी क्या दोस्तों, यहाँ पे बाइबल। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है कि इसको कहा जाता था यहाँ पे B42, ठीक है। और B42 के साथ मैं इसको यहां पे एक और नाम से जानता हूं, वल्गेट। किस नाम से जानता हूं दोस्तों, ये यहां पे वल्गेट नाम से जानता हूं, ठीक है भाई। चलिए, दिस प्रेस हैड अ लॉन्ग हैंडल अटैच टू द स्क्रू, मगर ये जो प्रेस है इसमें क्या होता था कि एक हैंडल लगा होता था और उसको स्क्रू से उसको टाइट किया जाता था। आगे अब मतलब ये हम लोग उस मशीनरी की बात कर रहे हैं जिससे ये प्रिंट करते थे भाई साहब। द स्क्रू वाज टर्न्ड विद द हेल्प ऑफ हैंडल, और वो जो स्क्रू है उसको एक हैंडल के थ्रू क्या किया जाता था, उसको मूव किया जाता था। टर्न प्रेसेस डाउन द प्लेटन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक, और किस पे रखा जाता था, प्रिंटिंग ब्लॉक पे रखा जाता था। दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द शीट ऑफ डैम्प पेपर, और वो किस पे, पेपर के ऊपर। अब मान लेते हैं भैया हमारे पास एक पेपर है, इसको बहुत तेजी से अगर मैं मारूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। यही टेक्नोलॉजी लगभग यहां पे स्टार्ट हुई। ओके, चलिए आगे बोलता है यहां पे द लेड माउल्ड्स। अब मैंने कहा था आपको लेड माउल्ड्स का जो सिस्टम होता है उसको कहा जाता है ट्रिंकेट्स, ठीक है। तो लेड माउल्ड के क्या बनाते थे वो दोस्तों, यहाँ पे ट्रिंकेट्स, मतलब एक अच्छी बहुत ज्वेलरी जो होती है उसको हम लोग ट्रिंकेट सिस्टम भी कहते हैं। ओके, वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। तो ये जो लेटर ऑफ अल्फाबेट्स छापे गए ये बहुत शानदार तरीके से छापे गए क्योंकि इनके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हम लोग को क्या याद रखना है दोस्तों, जो पहली टेक्नोलॉजी हो गई भाई यहाँ पे ये ऑलिव और वाइन प्रेसेस की होगी। दूसरा क्या हो गया, लेड माउल्ड से वो ट्रिंकेट सिस्टम को लेके आते हैं। और यहां पे तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वो गोल्ड स्मिथ भी थे। गोल्ड स्मिथ का मतलब ये हो गया उनको सोने से ज्वेलरी भी बनानी आती थी। तो ये जो तीन बात लिखी हुई है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये तीन बातें जोहन गुटनबर्ग के बारे में याद रही तो आप यही पूरा लिख के आ जाएगा और जोहन गुटनबर्ग की हो गई भाई पूरी की पूरी स्पेशलिटी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ये आपके एग्जाम में आपको याद भी रहेगा और आपको लिखने में भी क्या करेगा भैया, हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब हम लोग अगर परमिशन दे तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 एरास्मस की हम लोग बात करते हैं। उसकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या थिंकिंग थी। उसने कहा कि बहुत सारी चीजें जो आज भी चल रही है वो सही नहीं है और मैं इसको अपोज करता हूं, मैं इसके अगेंस्ट में रेबेल करना चाहता हूं, मैं रिवॉल्ट करना चाहता हूं, वॉइस रेज करना चाहता हूं। तो एरास्मस किस चीजों के अगेंस्ट में वॉइस रेज करना चाहते हैं इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एरास्मस आइडिया ऑफ प्रिंटेड बुक्स, तो जो प्रिंटेड बुक्स थी उसके अगेंस्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझते हैं। एरास्मस वाज अ लैटिन स्कॉलर। कौन था भैया, लैटिन स्कॉलर था। मतलब कहां से बिलोंग करता होगा दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है लैटिन का मतलब यहां पे कहां से बिलोंग करता होगा। चलो
आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आसान कर देता हूं, मतलब अमेरिका। ठीक है भाई, चलिए पहली बात। दूसरी बात, चलिए ये जो है एंड अ कैथोलिक रिफॉर्मर, ये कैथोलिक रिफॉर्मर था। कैथोलिक का मतलब क्या हो गया सर यहां पे आरसीसी, आरसीसी का मतलब क्या होता है सर यहां पे रोमन कैथोलिक चर्च वाले जो लोग थे उनको हम लोग यहां पे बोलते हैं क्या भैया, कैथोलिक रिफॉर्मर। ही क्रिटिसाइज्ड, ये कुछ बातें जो है उसको एक्सेप्ट नहीं होती है, तो वो क्या करता है भाई कि अब मैं इसके अगेंस्ट में आवाज उठाऊंगा। ही क्रिटिसाइज द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, इसने बहुत सारी बुक्स जो प्रिंट हुई थी उसके अगेंस्ट में क्रिटिक्स बोलना शुरू कर दिया, अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, कहीं ना कहीं उसको डर था। क्या डर था भाई? दैट दिस वुड लेड टू द सर्कुलेशन ऑफ बुक्स दैट वर फुल ऑफ रेबेलियस आइडियाज। उसको लगा कि ऐसी किताब अगर बढ़ गई मार्केट में तो लोग रेबेल करने लगेंगे। किसके अगेंस्ट में करने लगेंगे सर? तो ये जो कैथोलिक सिस्टम चल रहा है उसके अगेंस्ट में रेबेल करने लगेंगे। इस बात का इसको डर था। किसको डर था सर यहां पे? तो एरास्मस को यहां पे डर था। ठीक है भाई, क्योंकि वो एक यहां पे कौन था भाई? लैटिन स्कॉलर था, और दूसरा किसको फॉलो कर रहा था? तो ये कैथोलिक सिस्टम को फॉलो कर रहा था। चलिए, ही थॉट दैट मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स, उसको लगा कि बहुत सारी जो बुक्स है वर इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है जो जरूरी है उससे भाई कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जो जरूरत है उसके हिसाब से ये बुक छापी ही नहीं गई है। एक तो इररिलेवेंट और दूसरा वो जो है वो इलॉजिकल बुक है। मतलब ये जो बुक छापी गई है उसके पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं है, और ये जो बुक छापी गई है ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं है। मतलब बिना सोचे समझे इन बुक्स को छाप दिया गया है और लोगों को यहां पे मिसलीड करा गया है, मिसगाइड किया गया है, लोगों के बीच में मिसकंडक्ट क्रिएट किए गए हैं। तो हमें याद रखना है कि आई, क्या याद रखना है दोस्तों? आई इररिलेवेंट एंड इलॉजिकल बुक्स छापी जा रही है। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा कह रहे हैं एरास्मस। कहां के हैं सर वो? तो लैटिन स्कॉलर है, मतलब अमेरिका के हैं। और कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? तो वो कैथोलिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं यहां पे। विच वुड ओनली स्प्रेड द स्कैंडलस एंड द इररिलीजियस आइडियाज। इसके कारण लोगों की जब थिंकिंग चेंज होगी तो वो स्कैंडलस होगा या तो इररिलीजियस होगा, मतलब उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। और ये सारी किताबें जो छापी जा रही है ये मिसलीड करने के लिए छापी जा रही है। ये कौन कह रहे हैं सर? तो ये एरास्मस कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? एरास्मस। अकॉर्डिंग टू हिम विद सच बुक्स कमिंग इन द लार्ज नंबर, अगर ये किताबें ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आ जाएंगी, द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी लॉस्ट। जो अच्छी किताबें हैं उसको यहां पे क्या कर दिया जाएगा भैया? हटा दिया जाएगा, और जो खराब किताबें हैं उसको ओवरलैप कर दिया जाएगा। मतलब खराब किताबें मार्केट में ना आ जाए, इसकी बात किसने उठाई? एरास्मस ने उठाई। कहां के स्कॉलर थे सर? तो लैटिन स्कॉलर थे। किस सिस्टम को फॉलो करते थे? तो वो फॉलो करते थे यहां पे कैथोलिक सिस्टम को। इनने किताबों को कहा भाई कि ये इररिलेवेंट और इररिलीजियस है, और कहीं ना कहीं ये मिसगाइड कर रही है लोगों को, जिसके कारण जो अच्छी किताबें हैं वो मार्केट से खत्म हो जाएगी और खराब किताबें मार्केट को क्या कर लेंगी? पूरा का पूरा घेर लेंगी। अब ये यहां पे एरास्मस का आइडिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ये आपको काम आने वाला है। अगर परमिशन दे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। क्या है थर्ड पार्ट? ध्यान से समझते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसका मतलब कि आपको जो फ्रीडम दी गई थी प्रेस की उसको खत्म करना कहलाता है यहां पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया सर? तो ये 1878 में आया। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से। कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहली बात 1857 में हमारे यहां रिवॉल्ट होता है। ठीक है, अब ये 1857 का जो रिवॉल्ट होता है इसके कुछ इमीडिएट रीजंस होते हैं भाई। ठीक है, कहा जाता है कि यहां पे जो कार्ट्रिजेस होती है उसमें एनिमल का फैट यूज किया जाता है। उस एनिमल का फैट जो है मेनली उसमें
काउ एंड पिग का फैट यूज किया जाता है। अब ये कार्ट्रिजेस इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको हाथ से नहीं काटा जा सकता। ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये कार्ट्रिजेस में क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है, वो जो कार्ट्रिजेस है किसी काम की नहीं बचती, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, उस पर कवरिंग करनी पड़ रही है। ठीक है भाई, अब यहां पे कुछ को लगा कि हमारा रिलीजन जो है वो खतरे में है, इसीलिए उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया। ठीक है, और रिवॉल्ट में जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है वो है भाई मंगल पांडे जी। ठीक है भाई, कुछ दिनों बाद इनको फांसी हो जाती है, ये भी हम लोग को याद रखना है। बट एक और बात याद रखना है, इस 1857 के रिवॉल्ट को हम लोग बोलते हैं यहां पे सेपॉय मोटनी, या तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है भाई, चलिए इतनी सी बात मेरी याद रखिएगा। अब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया भाई, तो ये 1878 में आया सर। तो मतलब कि हम लोगों ने जब शुरुआत में बात करी थी सर, तो हमें यह पता था कि ईस्ट एशिया से प्रिंट जो है वो आया था सर यूरोप में, और ये यूरोप से आया था सर इंडिया में। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, क्या ये प्रिंट का अफेक्ट यहां पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसीलिए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था, क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हो गया तो ब्रिटिशर्स को अब लगा कि अगर ये यूनाइट हो गए तो अब हमें खत्म कर देंगे, हमें भगा देंगे यहां से। इसीलिए ये क्या हो गए थे, अलर्ट हो गए थे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में काम आने वाला है दोस्तों आपको। चलिए, तो अब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन चल रहा है सर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, क्यों है, और क्या काम कर रहा था, और इसको खत्म क्यों किया गया। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग क्या कहता है यहां पे। ये बोलता है दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। सर ईयर याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, किसने लाया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट विथ टायरेनिकल राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल इन द वर्नाकुलर प्रेस। अब इनको लगा कहीं ना कहीं, लगा तो डर, ठीक है भाई, लगा तो डर कि हम लोग जो सिस्टम चला रहे हैं, जिसको हम लोग सीधा सीधा यहां पे बोल सकते हैं मोनोपोली सिस्टम। अब ये मोनोपोली का मतलब क्या होता है सर, अगर इकोनॉमिक लैंग्वेज में मैं बात करूं तो सिंगल सेलर इन द मार्केट इज नोन एज मोनोपोली मार्केट या मोनोपोली सिस्टम। अब यहां पे ये मोनोपोली करके बैठे थे, इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये अगर इनके पास सेंसरशिप राइट रहा, प्रेस का राइट रहा, तो ये हमारे अगेंस्ट में और भी ज्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि सेंसरशिप राइट जो है वो हमारे हाथ में आ जाना चाहिए। ओके, इफ अ वर्नाकुलर पेपर पब्लिश्ड एनी सेडिटियस रिपोर्ट, अगर मान लेते हैं ये वर्नाकुलर की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन दिमाग में आता है सर ये वर्नाकुलर वर्ड का मतलब क्या हुआ। तो हमारी जो सिंपल लैंग्वेज होती है रीजन वाइज, अगर हम लोग इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझे तो इसको हम लोग बोलते हैं सर मदर टंग। ठीक है भाई, तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जब वहां पे प्रिंट होने लग गया तो धीरे धीरे करके फ्रीडम फाइटर्स और यूनाइट होने लग गए, और इसी से लगा किसको डर भाई, ये लगा डर ब्रिटिशर्स को। ठीक है ना, तो इन्हें क्या बोला कि अगर वर्नाकुलर पेपर पब्लिश्ड होता है और उसमें कोई सेडिटियस रिपोर्ट आती है, अब ये सर ये कठिन वर्ड आ गया, सेडिटियस क्या होता है, सेडिटियस या हम लोग यहां पे बोलते हैं सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है जब भी यहां पे जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ अगर आप कुछ लिखते हो, उसके खिलाफ कुछ बुरा लिखते हो और उसके सिस्टम को चैलेंज करते हो, तो उस बंदे पे जो लगाया जाता है आपका जो भी उसने गलत किया है उसके लिए जो भी उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, उसके लिए जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसको कहा जाता है सेडिशन। ये बोल रहा है सेडिटियस रिपोर्ट, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आपने अगर कोई भी सेडिटियस रिपोर्ट दी एंड द न्यूज़पेपर इग्नोर्ड द इनिशियल वार्निंग, और यहां पे जो एक्ट चल रहा है पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का, उसने अगर आपको वार्निंग दे दी है इनिशियल लेवल पे कि ऐसा कुछ नहीं करना है, देन द प्रेस वाज सीज्ड। अब वहां पे जो प्रिंटिंग होती है उसकी मशीनें छीन ली जाएगी और प्रिंटिंग जो मशीनरी है उसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को यह समझ में आया सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब होता है कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में जो भी चीजें छाप रहे हैं उसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमें कुछ नहीं छापना
है। ये कब आया सर? 1878 में आया। अगर पता चल गया कि किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसके अगेंस्ट में एक तो उसको वार्निंग दी जाएगी, सेडिशन का केस भी लग जाएगा और उसका जो प्रेस है उसको छीन लिया जाएगा और उसकी जो प्रेस वाली जगह है उसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आया सर कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस तरीके से इंडिया की फ्रीडम ऑफ प्रेस को क्या करता है? हैम्पर्ड करता है, तोड़ने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स को कितना हमसे डर लगता था ये भी तो शो कर रहा है दोस्तों। मतलब वो आए तो थे मगर उनमें दम वम ज्यादा नहीं थी, इसलिए 200 साल में हमने उनको टाटा बाय बाय यहां से कर दिया था। चलिए दोस्तों, तो यहां तक के क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने यहां तक के क्लियर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हर क्वेश्चन का एक पैटर्न और हर क्वेश्चन के उस पैटर्न पे हमें देना पड़ता है एक अच्छा आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्या बोलता है? What did the spread of print culture in 19th century India mean to? इंडिया में ये जो प्रिंटिंग प्रेस आया इससे इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा ये हम लोग को बात करनी है, ठीक है। बट इसके लिए हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। अब इसमें 3 लोगों को कनेक्ट किया और 3 लोगों को कनेक्ट करते हैं भाई कब? 19th सेंचुरी में। तो सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि 19th सेंचुरी जो है वो कब से कब तक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये आ जाता है सर 1801 से लेके 1899 के बीच में हमारी 19th सेंचुरी हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा, हम लोगों ने देखा था कि 19th सेंचुरी में 3 लोगों पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले मैंने कहा था आपसे चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा था वुमेन और तीसरा मैंने कहा था आप लोगों से वर्कर्स। अब क्या इंपैक्ट पड़ा ध्यान से सुनिएगा। चिल्ड्रंस के लिए उस समय पे प्राइमरी एजुकेशन की बात करी गई, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पे प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की गई। कब करी गई सर? तो 1857 में। कहां पे करी गई सर? तो ये फ्रांस में करी गई। कहां करी गई सर? ये यहां पे फ्रांस में करी गई, ठीक है। जो कि लिटरेचर प्रिंट करेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होंगे? चिल्ड्रन से रिलेटेड होंगे, ठीक है भाई। अगर हम लोग वुमेन्स की बात करते हैं, वुमेन्स के लिए क्या हुआ सर? तो पेनी मैगजीन छापी गई, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, वुमेन मैगजीन तो छापी गई, साथ में उन पे और ध्यान दिया गया जिसमें उनके सोशल बिहेवियर की बात हुई और दूसरी बात हुई हाउसकीपिंग से रिलेटेड। और क्या हुआ सर? तो इनके स्ट्रॉन्ग पिलर्स की बात करी गई। उसमें सबसे पहले आता है पावर टू थिंक, दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग विल, तीसरा आता है डिटर्मिनेशन। तो ये 19th सेंचुरी में कुछ वुमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को याद करनी थी जो कि चैप्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब वर्कर्स के लिए क्या किया गया सर? तो वर्कर्स के लिए उनकी जो वर्किंग आवर्स थे उसको कम किया गया, पहले। दूसरा, उनको सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए समय मिला। तीसरा, यहां व्हाइट कॉलर जॉब वालों को ट्रेनिंग दी गई। और क्या किया गया? तो सर यहां पे मिडिल क्लास को भी ट्रेनिंग दी गई और सिखाया गया, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर में क्या चेंजेस आए और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग आंसर पे नहीं गए, ये हम लोगों ने चैप्टर में जो पढ़ रखा है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में काम आएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें टारगेट किसको करना है सर? वुमेन्स को, पुअर्स को और रिफॉर्मर्स को यहाँ पे
क्या करना है दोस्तों, टारगेट करना है। चलिए तो हम लोग आंसर को एक बार समझने की कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले बात होती है यहां पे वुमेन्स की। द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन द 19th सेंचुरी। अब स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन द 19th सेंचुरी का मतलब हुआ सर, सबसे पहली बात कब से कब तक की आप बात कर रहे हैं ये बताएं हम लोग। तो सर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे 1801 से लेके 1899 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या बोलता है ये, इंडिया ब्रॉट अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म फॉर वुमेन, और यहां पे क्या होता है, एजुकेशनल रिफॉर्म आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मगर पहले तो क्या किया जाता था, वुमेन्स को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी भाई, इसीलिए वुमेन्स को नहीं पढ़ना दिया जाता था। ये पैट्रियार्कल सिस्टम पे चलती थी, इसीलिए भी यहां पे वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पहली बात। लिबरल हस्बैंड एंड फादर एजुकेटेड देयर वुमेन फोक एट होम्स और सेंट देम स्कूल फॉर द वुमेन। मतलब कि वहां पे जो एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब ये होता है कि जो लोग यहां पे पैसे से बड़े रिच थे, पैसा अच्छा खासा होता था, वो या तो हस्बैंड हो सकता है या तो वो फादर हो सकता है, वो अपने घर में जो भी वुमेन्स होती थी उनको एजुकेट करते थे। एजुकेशन का सीधा मतलब होता है एक अच्छे डिसीजन मेकर को हम लोग एक एजुकेटर कहते हैं, ओके। तो वो यहाँ पे उन वुमेन्स को स्कूल भी भेजते थे, अच्छे जो हस्बैंड होते थे, और जो फादर होते थे वो भी अपने घर से जो वुमेन्स होती थी उनको स्कूल भेजा करते थे या तो खुद उनको पढ़ाने का काम करते थे। वुमेन हु हैड बीन रेस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक लाइफ, मगर उनका क्या, जिनको की पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है बट वो पढ़ना चाहती है। लाइफ फॉर द जनरेशन नाउ फाउंड अ न्यू मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, बट उन तक के जैसे ही ये पता चला कि ये चीजें अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो उनने बोला कि हमारे पास तो कोई एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं है, अब हम लोग क्या करें। दे ऑल्सो बिगेन टू राइट आर्टिकल्स फॉर जनरल्स, बट उन लोगों ने भी अब घर में बैठे बैठे अपनी ही जो लाइफ स्टाइल थी उसके बारे में बताना शुरू करा। इसके लिए उन लोगों ने जनरल्स लिखना शुरू करे इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड द लिटरेसी। और यहां पे जो जनरल्स लिखे गए उसमें मेन टारगेट करा गया कि वुमेन का एजुकेशन सिस्टम कितना जरूरी है और यहां पे लिटरेसी जो है वो कितनी जरूरी है। तो यहां पे हम लोगों ने बात करी कि वुमेन्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और यहां पे किसको यहां पढ़ने भेजा जाता था, किसको यहां पढ़ने नहीं भेजा जाता था। ओके चलिए, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या दोस्तों? चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया, वुमेन्स की क्या स्थिति थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे पुअर्स की क्या स्थिति थी, ठीक है। मैं पुअर को यहां पे वर्कर्स भी ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दे बेनिफिटेड फ्रॉम स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर, जैसे ही प्रिंट कल्चर आया तो इनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्राइस बुक्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज, अब इंडिया में धीरे धीरे करके क्या होने लग गया भैया, पब्लिक के पास क्या पहुंच गई भाई, लो प्राइस बुक्स भी पहुंच गई जिसको वो इजीली अफोर्ड कर सकते थे, और पब्लिक लाइब्रेरीज भी एस्टैब्लिश होना शुरू होती है। ये एक रिवॉल्यूशन है भैया, पूरी तरीके से प्रिंट रिवॉल्यूशन, क्योंकि अगर किताबें महंगी होगी तो एजुकेशन नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा, पब्लिक लाइब्रेरी से उनके पास उनके इंटरेस्ट की बहुत सारी बुक्स उनके पास आ सकती है। एनलाइटिंग एसेज, एनलाइटिंग एसेज का मतलब होता है कहीं ना कहीं दिमाग खोल के अब लोगों को समझ में आया कि भैया ये भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ओके। वर रिटन अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अब यहां पे लोगों ने लिखना शुरू करा किसके अगेंस्ट में भैया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। बट सर ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में कब आया, कहां से आया, हम लोग समझने की कोशिश करें तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, बट हम लोग कास्ट कब से आया ये बात करते हैं। तो ऋग वैदिक पीरियड जो कि लगभग 1500 से 1000 BCE में रहा, जिसमें हम लोग ने बात करी वर्ण व्यवस्था की, वर्णा सिस्टम की। सबसे पहले ब्राह्मण्स, आफ्टर दैट क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, और सबसे आखिरी में आते थे दोस्तों शूद्रा।
तो इसी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई थी। जो शूद्रा जो कम्युनिटी होती थी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको आगे चल के हरिजन बोला गया या तो उनको पहले बोला जाता था दलित। ठीक है, इसके अगेंस्ट में आवाज उठाने वाले बहुत सारे लोग आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन आते हैं वो आते हैं बाबा साहेब मतलब कि भीमराव अंबेडकर जी। ओके, इनहेरेंट इनजस्टिसेस मतलब कि ये शुरू से उनके जो सिस्टम है उनमें ये डाल दिया गया कि आप निचले तबके के हैं तो आपको नीचे ही रहना है, आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। तो इस तरीके से उन पे बहुत सारी एट्रोसिटीज भी होती थी। दीज वर रेड बाय पीपल अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन्होंने जो भी लिखा ये सारी चीजें पढ़ी जाने लग गई। कहां पे? पूरी दुनिया में। ऑन द एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर हमारे यहां कौन कौन आए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आए, राजा राम मोहन राय आए। तो ये सब क्या थे भैया? यहां पे रिफॉर्मर्स थे। ओवरवर्क्ड फैक्ट्री वर्कर्स सेट अप लाइब्रेरीज। अब यहां पे जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा और यहां पे लाइब्रेरीज भी इन लोगों ने यहां पे सेटअप करी। किसके लिए सर? यहां पे तो सेल्फ एजुकेशन के लिए। सम ऑफ देम इवन पब्लिश देयर ओन वर्क। और कुछ लोगों ने तो अपनी ही पूरी की पूरी जिंदगी बता दी कि हम लोग कितने कठिन समय से निकले हैं, कैसे निकले हैं। ओके, सम ऑफ देम इवन पब्लिश देयर ओन वर्क। फॉर एग्जांपल काशी बाबा एंड हिज वर्क जो था छोटे और बड़े का सवाल। तो काशी बाबा जो एक मिल वर्कर थे, इनने छोटे और बड़े का सवाल हमें यहां पे बताया था। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के हमारे पास ये आंसर पूरे दिमाग में बैठ जाना यहां पे चाहिए। तो भाई ये यहाँ पे छोटे और बड़े का सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप परमिशन दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ था मैं हटा देता हूं, बट इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग बात करते हैं रिफॉर्मर्स की, कि जो रिफॉर्मर्स थे उनका क्या रोल था प्रिंट कल्चर में और मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं। Reformers. Print culture popularity was an advantage for the social and the religious reformer. ठीक है, मतलब वो रिफॉर्म तो कर ही रहते हैं, बट प्रिंट कल्चर आने के कारण इनका जो रिफॉर्म सिस्टम था वो और तेजी से बढ़ गया। यहाँ पे कैसे? As they could now spread their opinion. अब वो अपने ओपिनियन को अपने तक के ना रख के लोगों तक के पहुंचा देंगे। जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही इंटरनेट आया तो छोटी छोटी बातें भी मोटी बातें हो गई और सारे लोगों तक के पहुंचने लग गए ना। उसी तरीके से प्रिंट कल्चर जब आया, प्रिंट सिस्टम जब आया, तो इनके थॉट्स को लोगों तक के पहुंचाया गया और एक्चुअल वे में पहुंचाया गया जैसा कि ये लोग चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। थ्रू न्यूज़पेपर, किसके थ्रू पहुंचाया? तो पहला न्यूज़पेपर, दूसरा बुक्स, अक्रॉस द मासेस। मासेस का मतलब होता है यहाँ पे लोग जो यहाँ पे अवेलेबल थे उन सब तक के बहुत हैवीली ये प्रिंट कल्चर ने सपोर्ट किया इनको। दीज आइडियाज कुड देन बी डिबेटेड अपॉन बाय डिफरेंट ग्रुप्स। मगर इन लोगों ने जो बातें रखी, अब इन्हीं के बीच में उसी बातों पे डिबेट होने लग गया। भाई कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है ना, मगर लोगों तक के बातें पहुंचने लग गई। रिफॉर्मिस्ट आइडियाज वर पुट फॉरवर्ड इन द लोकल एवरीडे लैंग्वेजेस। मगर ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ये बातें रखी गई ताकि हर एक रीजन का इंसान इसको पढ़ सके और समझ सके। ऑफ द कॉमन पीपल सो एज टू क्रिएट अ वाइडर प्लेटफॉर्म फॉर द सेम। तो एक बात के लिए अलग अलग प्रिंट बनाए गए, लोगों तक के पहुंचाए गए अलग अलग लैंग्वेजेस में, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को कवर यहां पे किया जा सके। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर आने के कारण लोगों तक के इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पहुंच पाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझेंगे दोस्तों। बिना समझे किसी भी क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट मत करना। बोर्ड आपसे जो एक्सपेक्ट करता है आप भी उसी तरीके से बिहेव करें। यहां पे सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को समझे, दिमाग में उसका माइंड मेकअप करे, रिकॉल करे जितना डेटा आपके पास है और उसके बाद लिखना शुरू करे। ऐसा नहीं हो कि लिखते लिखते बीच में बहुत सारी गलतियां होने लगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पे ये जो सिस्टम मैंने समझाया आपको कि ये रिकॉल जो सिस्टम है इसको हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप प्लान बना ले कि हमें करना क्या है। तो उसमें सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, कंटेंट और आखिरी में उसका कंक्लूजन आपको फाइनल ही करना है, ठीक है। चलिए
Why did some people in 18th century, चलिए अब जैसे ही 18th सेंचुरी आती है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर 1701 से लेके 1799 के बीच में जितने भी इवेंट हुए थे वो सारे के सारे क्या थे, क्यों थे, कब थे और कौन इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, ये पता होना चाहिए। तो 18th सेंचुरी यूरोप थिंक दैट प्रिंट कल्चर वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड डेस्पोटिज्म। ठीक है, अब यहां पे प्रिंट कल्चर एनलाइटनमेंट तो कर ही रहा है लोगों का, मगर एंड कर रहा है डेस्पोटिज्म का। ठीक है भाई, ये भी बात सही है। तो अब यहां पे डेस्पोटिज्म वर्ड जैसे ही आता है तो इसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है अगर कोई पर्सन की पावर अनकंट्रोल्ड हो जाए, मतलब वो अनकंट्रोल्ड पावर की अगर बात करें यहां पे, और जनरली ये कहां होता है दोस्तों, तो ये मोनार्की में होता है। कहां दोस्तों, कहां होता है? मोनार्की फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसमें होता है, मतलब किंग सिस्टम जहां पे होगा वहां पे होगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो ये कहानी क्लियर हो गई क्या? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यूरोप में जैसे प्रिंट कल्चर आया उसके कारण क्या लोगों का एनलाइटनमेंट हो गया, मतलब उनको सोचने का नया तरीका मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गया। और क्या यहाँ पे डेस्पोटिज्म खत्म हुई? तो डेस्पोटिज्म के लिए एक बंदे का नाम याद रखना है, वो है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। ठीक है भाई, तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने यहां डेस्पोटिज्म को खत्म करने की बात कही थी। कहा था स्वीप डेस्पोटिज्म, मतलब यहां पे जो अनकंट्रोल पावर है उस सिस्टम को हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे हटा देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से आ गई। अब हम लोग इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्या आंसर इसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बैकअप आ गया है कि हमें लिखना क्या क्या है। चलिए आंसर पे हम लोग आते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे यहां पे आंसर को। चलिए आंसर कहता है सम पीपल इन 18th सेंचुरी यूरोप थॉट दैट प्रिंट कल्चर वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट। कुछ लोग सोचते थे कि प्रिंट कल्चर जो है वो यहाँ के लोगों के दिमाग को क्या करेगा, खोलेगा, एनलाइट करेगा, मतलब डार्क वे से कौन से वे में लेके चला जाएगा, लाइट वे में लेके चला जाएगा, मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ लेके चला जाएगा। एंड डेस्पोटिज्म कैसे होगा ये? इट्स इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ मीट दैट लिटरेसी, क्योंकि हम लोगों को ये पता है बिना लिटरेट पीपल के सोचना और समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां क्या बढ़ना चाहिए? तो लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए। और लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया था सर वहां पे? लगभग 60 से लेके 80% तक के बढ़ गया था। दूसरी बात यह, लिटरेसी रेट बढ़ने का मेन कारण क्या था? जो वहां पे क्रिश्चियन थे उन लोगों ने रूरल एरियाज में प्राइमरी स्कूल खोलने का सिस्टम स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल्स खोले गए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ जाता है। वुड नो लॉन्गर बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर कास्ट या अपर क्लासेस, तो अपर क्लास तक के लिटरेसी नहीं रहेगी, ये सब तक के पहुंचेगी। ओके, वाइल द क्लर्गी एंड द मोनार्क्स, तो ये जो क्लर्गी हो गए वो कौन हो गए भाई? तो यहाँ पे चर्च का जो देखरेख करने का काम करते थे वो हो गए क्लर्गी, और मोनार्क्स का मतलब सीधा सीधा हो गया जो राजा रजवाड़े वाले लोग हुआ करते थे वो। फियर द एनलाइटनमेंट दैट अ वास्ट रीडिंग पब्लिक, अब इनको डर लगा कि अब तो हमारे कोई फॉलो ही नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग जब समझदार हो जाएंगे तो हमें फॉलो नहीं करेंगे। That was a reading public would gain reformer like मार्टिन लूथर। चलिए अब एक और नाम आ गया हमारे पास, मार्टिन लूथर भाई। तो मार्टिन लूथर में हम लोग को याद रखना है 1517, क्या याद रखना है भैया? 1517, वेलकम द चेंज। और मार्टिन लूथर ने क्या करा भैया? ये चेंज करा। कहां से स्टार्ट किया सर? तो बाइबल से करा। तो बाइबल में तो करा मगर कितनी थीसिस में ये बात करी? तो ये 95 थीसिस में उसने बात करी। उसने कहा कि जो आरसीसी है, रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस करता है। तो मार्टिन लूथर ने कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट में क्या करा? सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन करा। ओके, अब इसके बाद किसने किया? तो वो मेनोचियो ने किया। जब मेनोचियो ने
दो बार क्या करा भाई, ऐसा करा या उसने कंटिन्यूअसली इंटरप्रेट करना शुरू करा इस आरसीसी के सिस्टम में, तो उसको दो बार वार्निंग मिली, उसके बाद उसको क्या कर दिया गया भैया, एक्साइल कर दिया गया। और मार्टिन लूथर ने ये चेंज को यहां पे एक्सेप्ट करा। दे फेल्ट दैट इट वुड मार्क एन एंड टू द ब्लाइंड एडहेरेंस ऑफ द रूलर्स आइडियोलॉजी। अब मार्टिन लूथर क्या बोलते हैं, ये जो आइडियोलॉजी रूलर्स की चली आ रही थी इतने सालों से, सदियों से चली आ रही थी, इसको खत्म करने का तरीका ही जो है वो प्रिंट कल्चर है। डेस्पोटिज्म भी यही खत्म करेगा और एनलाइटन भी यही करेगा। क्या करेगा सर, तो ये प्रिंट कल्चर करेगा। ओके, दिस कैन बी सीन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज वेल। बट ये चीजें हमें कहां से और दिखती है, तो सर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी दिखती है। ठीक है, ये यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। चलिए, अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे दिखती है हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता कब है सर, तो 14 जुलाई 1789 में होता है। किसके अगेंस्ट में होता है सर, तो लुइस 16 के अगेंस्ट में होता है, दूसरी बात। तीसरा, अब इंपैक्ट क्या था कि लुइस 16 ने क्या करा था भैया, अमेरिका की 16 कॉलोनीज की हेल्प करी थी, जिसके कारण इसको इंडिपेंडेंस तो दिलवा दी, इंडिपेंडेंस तो दिलवा दी दोस्तों यहां पे। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके पास क्या बच गई, एम्प्टी ट्रेजरी बच गई। ठीक है, अब इसने क्या करा, सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड किया, क्लर्गी, नॉबल्स और थर्ड एस्टेट्स। तो इस सोसाइटी को 3 भागों में बांटा गया। तो ये सारे इमीडिएट रीजन बताया मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के। बट यहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये हम लोगों से अगर पूछा जाएगा तो हमें क्या बोलना पड़ेगा भैया, कि लोगों ने डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। 1780 में आते आते आउटपोरिंग होने लग गई बुक्स की। अब इसके कारण यहां पे कार्टून और कैरिकेचर्स का इस्तेमाल किया जाने लग गया, जिससे बताया गया कि मोनार्क तो बड़े खुश है, बट यहां पे जो लोकल पीपल है वो यहां पे क्या है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो ये प्रिंट कल्चर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल आता है दोस्तों यहां पे। तो ये सारी कहानी जो है आपको याद करनी है, आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग इसके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी तो आंसर बाकी है। क्यों, क्योंकि सर ये तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग समझते हैं। द प्रिंट मीडियम अलाउड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम। अब ये प्रिंट मीडियम देता क्या है, क्या सोचने की परमिशन देता है भैया, आपको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बोलता है सर आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, मतलब आप फ्रीडम क्यों चाहते हैं, फ्रीडम से क्या फायदे होंगे, ये सब कौन बताता है, प्रिंट मीडिया बताता है या प्रिंट कल्चर बताता है। दूसरा, इक्वालिटी क्या होती है भाई, सबको एक साथ लेके चलना इक्वालिटी कहलाती है, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, ये सब क्या बताती है, इक्वालिटी। एंड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को मैं यहां पे बोल सकता हूं दोस्तों फ्रैटर्निटी, क्या बोल सकता हूं दोस्तों यहां पे, फ्रैटर्निटी। सेट फोर्थ बाय, अब यहां पे 2 स्कॉलर्स आते हैं, जीन जैकिस रोसियो और दूसरे आते हैं वोल्टेयर, जिनके कारण लोगों की आंखें खुल गई, मतलब दे आर बिहेविंग लाइक एन आई ओपनर। तो इनने सोसाइटी की आंखें खोल दी भाई कि इस सोसाइटी को आप दूसरे तरीके से भी तो देख सकते हो, क्या ये पुराना तरीका ही अच्छा होगा, नहीं, आप नए तरीके से इसको देखने की कोशिश करिए। इन देयर राइटिंग्स टू रीच द पब्लिक, और उन्होंने जो लिखा ये लोगों तक के पहुंचा और इनकी आई ओपन हुई और उन्होंने बोला बिल्कुल यहां पे डेस्पोटिज्म को पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ओके, इट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर, इसके कारण एक नया कल्चर वहां पे स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं डायलॉग्स और डिबेट्स की। किसकी बात करते हैं दोस्तों यहां पे, डायलॉग और डिबेट्स की। दैट इनिशिएटेड द वर्किंग क्लास इनटू क्वेश्चनिंग एंड रीइवैल्यूएटिंग द सोशल कस्टम एंड द नॉर्म्स। इन्होंने बोला कि ये जो चीजें आप कर रहे हो इसको दोबारा रीइवैल्यूएट करो, सोशल कस्टम्स और नॉर्म्स जो आप पुराने लेते जा रहे हो उसके पीछे क्या रीजन है ये पहले पता करो।
और रैशनल थिंकिंग रखो, समझदारों की तरह थिंकिंग रखो भाई, ऐसा नहीं आंख बंद करके जो बोल रहा है उसको मान ले रहा हो, ऐसा नहीं करना है। तो ये बहुत सारे रीजंस थे भाई जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी यहां पे होता है। द पावर ऑफ रीजन दैट द पब्लिक गेन्ड इनिशिएटेड सोशल रिफॉर्म, और इसके कारण आगे चल के क्या होता है भाई, सोशल रिफॉर्म होता है, और लोग करते हैं यहां पे सोशल रेवोल्यूशन भी करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे सोशल रेवोल्यूशन भी करते हैं। एंड ब्रॉड टू एंड ऑफ द डेस्पोटिज्म, इसके कारण ही वहां पे डेस्पोटिज्म जो है वो स्वाइप अवे हो जाता है। और ये डेस्पोटिज्म को स्वाइप अवे करने के लिए एक नाम मैंने याद करवाया था आपको, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। क्या बोला था भैया, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है कंठस्थ हो गया सर, याद हो गया है। अब एग्जाम में आएगा तो हम फोड़ के आ जाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है भाई। मैं भी तो इतना ही चाहता हूं कि 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट हम लोगों को लेके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ भाई। अब ये आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का खत्म हुआ और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, Why did some people fear the effect of easily available printed books? कुछ लोगों को ये लगने लगा कि ये किताबें बहुत सस्ती मिल रही है, मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे गड़बड़ है। कोई चीज आपको आसानी से मिल रही है मतलब इसके पीछे कोई गड़बड़ है। ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। पेरेंट्स के अलावा अगर आपके लिए कोई भी कुछ भी थोड़ा भी बहुत कर रहा है मतलब उसके पीछे उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा। सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स लाइफ में चाहते हैं कि उनके जो भी फॉलोअर्स है, उनको जो भी फॉलो करने वाले वो आगे बढ़े, बाकी सब लोग आपको नीचे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए इन दो लोगों पे आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हो, पेरेंट्स और टीचर, दे आर द अपलिफ्टर्स। आपको चाहते हैं कि आप जितनी तरक्की करोगे अपने आप उनको खुशी होगी। मैं पढ़ा रहा हूं, आपके मार्क्स आएंगे, आपका भविष्य बन जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। पेरेंट्स के साथ भी सेम स्ट्रेटेजी है, वो आपके लिए आग बंद करके करना चाहते हैं, बट आप उसके लिए क्या कर दीजिए, अच्छे प्रैक्टिस करिए और आप अच्छे से आंसर्स, क्वेश्चंस, इन सब में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखने की कोशिश करिए। तो यहां पे यही बोला कि यार जो चीजें आसानी से मिल रही है क्या वो हमारे लिए अच्छी है? हो तो सकता है कि ये बुरी भी, मगर क्या हमारे लिए अच्छी है, क्या हमारे लिए बुरी है? लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ गया। चूज वन एग्जाम्पल फ्रॉम यूरोप एंड वन फ्रॉम इंडिया। एक एग्जाम्पल हमें इंडिया से बताइए, एक एग्जाम्पल हमें यूरोप से बताइए कि ये जो किताबें आसानी से मिल रही है क्या हमारे लिए अच्छी थी या हमारे लिए बुरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद आते हैं अब हम लोग आंसर पे। सम पीपल स्पेशली फ्रॉम द अपर क्लास जो सोसाइटी थी उनको कहीं ना कहीं डर लगने लग गया था कि लोगों के पास किताबें पहुंच गई, वो अवेयर हो गए, तो वो हर चीज के पीछे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अब बन चुके हैं यहां पे डिसीजन मेकर। द इफेक्ट ऑफ इजीली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी अमंग द कॉमन पीपल। उनको डर ये था कि अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो हमसे ये सवाल पूछेंगे और सवाल का हम आंसर देंगे तो हम काय के किंग, हमें तो हटा दिया जाएगा यहां से। They feared that they might lose their position और authorities। डर सिर्फ इतना सा पद का। अब पद का क्या है? पद मतलब पोस्ट का क्या है भाई? पद तो चेंज होती रहती है, कोई बात नहीं, इंसान चेंज नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट चेंज होती रहती है, इंसान चेंज नहीं होता है। मगर ये अपर क्लास को लगता है अगर हमारे पास से पद गया, पोस्ट गई तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे। सम पीपल थॉट दैट इट माइट लीड टू द स्प्रेड ऑफ रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं रिलीजियस सिस्टम में ये आड़े आएंगे या ये लोग हमें परेशान करेंगे या यहाँ पे जो लोगों का दिमाग है वो इररिलीजियस जाएगा या इररिलेवेंट थिंकिंग उन लोगों की हो जाएगी। ये डर किसको था सर? तो ये अपर क्लास को था। यहाँ पे किसको डर था दोस्तों? यहाँ पे ये अपर क्लास को यहाँ पे डर था। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो यूरोप का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इन यूरोप द रोमन कैथोलिक चर्च लगभग मिड 16th सेंचुरी तक के रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या करा भैया, डर लगने के कारण प्रोहिबिटेड बुक्स की क्या करी भाई, एक लिस्ट निकाल दी। और वो कब निकाली सर? तो 1558 में निकाली। कब निकाली दोस्तों? 1558। The Roman Catholic Church tried to curb the printed books through the index of prohibited books। ठीक है ना भाई? चलिए मैंने आपको कहा कि भाई ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन्विजिलेटर जो होता है उसको बहुत मजा आता है जब आप कोई डेटा को किसके साथ लिखते हो सर?
ईयर्स के साथ लिखते हैं। ओके, इन इंडिया द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंडियन प्रेस एंड वेरियस लोकल न्यूज़पेपर। ये कब आया सर? तो ये आया 1878 में। ये आप लोग याद कर लीजिएगा और आंसर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया, तो आपका डेटा भी कंप्लीट हो गया और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास ऑथेंटिक आंसर है और डेटा भी जो है वो हमारे पास क्या है सर? ऑथेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है? पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन रखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे आंसर की। What were the effect of the spread of print culture for poor people in 19th century India? इंडिया में प्रिंट कल्चर का पुअर पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये हम लोगों को यहां पे बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं अब यहां पे। द इफेक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th सेंचुरी इन इंडिया आर। इंडिया में 19th सेंचुरी में पुअर पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसकी हम लोग बात करते हैं। द पुअर पीपल वर बेनिफिटेड। अरे क्या बात है, पुअर पीपल का तो फायदा होगा क्योंकि पढ़ लिख लेगा तो वो कमाएगा, कमाएगा तो वो राजा बनने का सोचने लगेगा दोस्तों। were benefited from the spread of print culture as they got access to the low price books। सबसे अच्छा एडवांटेज क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे कम कीमत पे उसको किताबें मिलने लगी। जब किताबें मिलेगी तो उसका दिमाग भी क्या होगा? खुलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनलाइटनमेंट थिंकर्स या एनलाइटनमेंट आइडियाज आने लग जाएंगे उसके दिमाग में। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे उसको? कि यहाँ पे जो बुक्स है वो मिलने लग गई बहुत ही कम कीमत पे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, ठीक है ना भाई? चलिए, तो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, हमेशा अपनी लर्निंग कैपेसिटी को वो बढ़ाते रहिए। मैनी सोशल रिफॉर्मर रोड बुक्स एंड एसेज एनलाइटिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड बुक्स को लिखना शुरू करा, जिसमें गुलामगिरी नाम की भी एक बुक आती है, छोटे और बड़े का सवाल भी आता है, ये सब बुक्स भी इसमें आती है। और राजा राम मोहन रॉय की हम लोग बात करें, सम्मान कुमुदी, ये सारी किताबें यहां पे आती है। डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री, दीज वर रेड बाय पीपल अक्रॉस द कंट्री। मतलब पहला पॉइंट बोलता है कि लो प्राइस बुक जो है वो मिलने लग गई हमें, तो इससे हमारा जो एनलाइटनमेंट है वो बढ़ता गया और लोगों का सोचना बढ़ा किसके बारे में? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो अब जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सपोर्ट ना करके उसको हटाने की यहां पे बात करेंगे दोस्तों। ओके, तो यहां तक के क्लियर है भाई? तो लो प्राइस बुक मिली, पहला पॉइंट। दूसरा क्या मिला? कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जब प्रिंट होने लग गया तो लोग अवेयर हो गए और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे करके यहां पे कम होने लग जाता है। यहां पे आगे बात करते हैं। इन 1871 ज्योतिबा फुले रोट अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ द लो कास्ट पीपल। ज्योतिबा फुले ने लो कास्ट पीपल के बारे में यहां पे लिखा। इन 20th सेंचुरी B.R. अंबेडकर ऑल्सो रोट पावरफुली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। भीमराव अंबेडकर ने भी किसके बारे में लिखा भैया? कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लिखा। उन्होंने कहा कि दलित हैं बट उनके साथ सेपरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, सबकी तरह उनको भी माना जाए। तो कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी में B.R. अंबेडकर ने वॉइस रेज करी किसके अगेंस्ट में? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। ज्योतिबा फुले ने जो है वो 19th सेंचुरी में क्या करी? वॉइस रेज करी। ठीक है, आगे बात करते हैं। E.V. रामास्वामी नायकर, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में पेरियार भी कहते हैं। पेरियार एक रिवर है दोस्तों केरला में, बट इनको यहां पे पेरियार कह रहे हैं। तो हमारे पास नाम निकल के आ रहे हैं, ज्योतिबा फुले, दूसरा भीमराव अंबेडकर जी, फिर हमारे पास आते हैं E.V. रामास्वामी नायकर, जिनका निकनेम में बोलता हूं पेरियार। ठीक है, नोन एज पेरियार, रोट अबाउट द कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग इन द मैड्रास। और मैड्रास में जो कास्ट सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट में इन्हें क्या करी? वॉइस रेज करी। द पुअर नाउ बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड देयर प्लेस इन द सोसाइटी। अब जो पुअर पीपल थे, देखो पढ़ लिख लिए तो अब अपने राइट्स के लिए तो लड़ ही सकते हैं, और राइट्स के लिए लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसीलिए हमारा भारत महान है और डेमोक्रेसी को फॉलो यहां पे कर रहा है। इस तरीके से हमें समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था। अब हम लोगों से बन जाएगा सर 3 लोगों के नाम याद रखने हैं, ज्योतिबा फुले, और किसका नाम याद रखना है सर? E.V. रामास्वामी, और किसका नाम याद रखना है? भीमराव अंबेडकर जी का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है पहले समझे। एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति, देश के लिए प्यार, देश के लिए उत्साह, देश के लिए एक्साइटमेंट। बट जब हम लोग गुलाम थे तो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा हुआ था कि हमें अब आजादी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस या हम लोग बोले यहां नेशनलिज्म इन इंडिया में प्रिंट कल्चर का क्या एक्टिव रोल था, यह हम लोगों को यहां पे बताना है दोस्तों। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। द प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से यह बताता है?
तो यहां पे कंट्रीब्यूशन होता है सबसे ज्यादा दोस्तों बुक्स का, मैगजीन्स का और न्यूज़पेपर का। मतलब ये सारी चीजें कब आएगी, जब यहां पे प्रिंट कल्चर होगा। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया भैया, बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर ने एक नए सोचने का तरीका दिया। ठीक है, हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज। किसके लिए बात करेंगे हम लोग, यहां पे न्यू आइडियाज के बारे में बात करेंगे। दे ऑल्सो शेप द नेचर ऑफ डिबेट दैट एजिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब लोगों को इन टॉपिक्स पे डिबेट करने का मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि जब नॉलेज होगा तभी तो डिबेट करोगे, नॉलेज नहीं होगा तो कैसे डिबेट करोगे। बोलते हैं ना, अधजल घघरी झलकत जाए, जिसके पास पूरा ज्ञान ना हो वो हमेशा झलकता रहता है, वो आवाज तेज करेगा, वो सब बहुत सारे आपको डिस्टर्ब करेगा, पढ़ने नहीं देगा। बट जिसके पास नॉलेज होगा वो कभी भी उछलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। किसकी? नॉलेज की। तो लोगों को ये बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर के थ्रू समझ में आया कि हमारे देश को हमें कैसे आजाद करवाना है। इसके लिए डिबेट होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पूजनीय बापूजी कहते हैं, गांधी जी स्प्रेड हिज आइडियाज ऑफ स्वदेशी। उन्होंने कहा कि यार कितनी भी चीजें मिल जाए आपको दूसरों की, वो हमेशा गुलाम बनाएगी, तो अपनी खुद की बात करो, खुद क्या बना सकते हो इस पे बात करो। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल्फ रिलायंट इंडिया की, देश को आत्मनिर्भर बनाना है हम लोगों को इन अ पावरफुल वे थ्रू द न्यूज़पेपर। और गांधी जी ने न्यूज़पेपर के थ्रू क्या बोला भैया, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने देश के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, स्वदेशी ही इस्तेमाल करना है। ओके, मेनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर रिपोर्टेड ऑपरेसिव मेथड ऑफ कॉलोनियल रूल। अब यहां पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब होता है हमारी जो मदर टंग होती है, हमें जो डे टू डे लैंग्वेज बोलनी आती है, उसी में हमें समझ में आता है। तो यहां पे न्यूज़पेपर जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में छापे जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में भी लिखा जाता था। एंड हेल्प टू स्प्रेड द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमने बताया कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें कॉलोनी बना के उन लोगों ने क्या क्या किया, हमारे ट्रेड में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, सब में एंट्री मारी और हमें हर जगह से क्या कर दिया भैया, खत्म कर दिया। तो हम नहीं चाहते थे कि अब और हम लोग इनकी गुलामी यहाँ पे सहे। ओके, चलिए, तो यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। नेशनल लीडर ट्राई टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑफ इंडियन मासेस थ्रू द नेशनल डेलीज टू यूनाइट देम फॉर द कॉज ऑफ नेशनलिज्म। उन लोगों ने कहा, भाई नेशनल लीडर्स ने, कि अब बहुत सारा समय जा चुका है, अब कम समय बचा है, तो हम लोग इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर वॉइस रेज करें। किसके अगेंस्ट में? कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो नेशनल लीडर्स का बहुत बड़ा एक्टिव रोल है इसमें। हम लोग अगर बात करें विनायक दामोदर सावरकर की बात करें, या हम लोग बात करें भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, या हम लोग बात करें गांधी जी की, या हम लोग बात करें सरदार पटेल की, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे। ठीक है भाई, प्रिंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा का भी यहां पे कंट्रीब्यूशन है। कैसे? एंड रविन्द्रनाथ टैगोर प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द भारत माता। उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश की माता जो है वो भारत माता है, और अगर वो गुलाम है तो हम भी गुलाम है, और अगर उसको आजाद नहीं करवाया तो हम उनके वीर सपूत कैसे हो पाएंगे। तो हमें भारत माता को क्या करना है भैया, फ्री करना है। बट उसके लिए कोई इमेज तो आनी चाहिए ना सामने, जिसके लिए आप काम करो। बिना गोल के काम करोगे तो 80 आउट ऑफ 80 नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको एक गोल तो बनाना पड़ेगा 80 आउट ऑफ 80 का। चलिए आगे बोलता है यहां पे, द एवर इंक्रीजिंग डिवोशन टू मदर फिगर कुड बी सी एज एन एविडेंस ऑफ द पीपल्स नेशनलिज्म। तो ये भारत माता ही कहीं ना कहीं हमारा एविडेंस शो करती है कि हम लोग कितने नेशनलिस्ट है, नेशनलिज्म के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं। तो ये भारत माता की इमेज में कंट्रीब्यूशन आता है राजा रवि वर्मा का, और हम लोग मानते हैं यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। प्रिंट कल्चर नॉट ओनली एनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज बट इट ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज। मगर ये क्या कर रहा है प्रिंट कल्चर, एनकरेज तो कर ही रहा है नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को, मगर साथ में कम्युनिटीज को भी क्या कर रहा है, ज्वाइंड अप कर रहा है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही तो खासियत है हमारे भारत देश की। एंड पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जितने भी पार्ट्स ऑफ द इंडिया में लोग रह रहे हैं उन सबको यूनाइट करने का काम करता है कौन भाई, प्रिंट कल्चर। यहां पे यहां तक के कहानी क्लियर हो गई भाई हमें। तो इसी के साथ हम लोग अगर बात करें तो एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस हमारे यहां पे, क्वेश्चंस समझने के साथ, डेटा के साथ, आंसर्स के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरे हमारे क्लियर हो गए हैं दोस्तों। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो 10th बोर्ड के लिए आपकी बैकबोन का काम करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि सर हिस्ट्री याद नहीं होती, बट हम लोग कोशिश करते हैं उसको बहुत आसान से आसान बनाने का। बट
अब ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, और इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये वीडियो समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो इस वीडियो को आप क्या करना ना भूले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और अगर 24/7 अभी कभी भी आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, ये दिया हुआ है आपको। अब मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।